हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि की 7 प्रमुख थ्योरीज जो सीटेट, सुपरटेट व ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में इन थ्योरीज से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस क्लास में हम बुद्धि की 7 थ्योरीज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ्रेड बिनेट की। अल्फ्रेड बिनेट एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे और 1905 में इन्होंने अपने सहयोगी के साथ सैमन के साथ मिलकर दुनिया का पहला व्यवहारिक इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया, जिसे बेनेट साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट इन्होंने 1905 में बनाया। अब सवाल ये है कि टेस्ट इन्होंने बनाया क्यों? तो फ्रांस की सरकार चाहती थी कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाए जो सामान्य रूप से पढ़ाई में कठिनाई फेस करते हैं, और फिर उनकी पहचान करके हम उनको एक्स्ट्रा हेल्प देंगे। इस पर्पज़ से इन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया। इनके इंटेलिजेंट टेस्ट की कुछ विशेषताएं हैं कि टेस्ट क्यों बनाया गया। तो ये मानसिक क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है, आयु के अनुसार बनाया गया था कि किस आयु के वर्ग के लिए है। ये केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि समझ, तर्क और निर्णय की क्षमता पर ही आधारित था, और इसका जो उद्देश्य था वो कमज़ोर और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना था। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो अंडरस्टैंडिंग की क्षमता है, समझने की क्षमता है। ठीक है, अब इनके थोड़े से फैक्ट दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होता रहे। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षा में इनके दूसरे योगदान की। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने माना कि बुद्धि जो है वो एकल मानसिक क्षमता है जो हमारे विभिन्न मानसिक कार्यों जैसे कि समझना, तर्क करना, निर्णय करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और अडेप्टेशन करने में हेल्प करती है और उसके माध्यम से व्यक्त होती है। यानी कि इन्होंने माना कि जो बुद्धि है वो एक कारक है, उसका एक फैक्टर होता है और वही वो फैक्टर सामान्य फैक्टर है, और वो सामान्य फैक्टर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। तो ये था अल्फ्रेड बिनेट का मानना कि बुद्धि एक कारक होती है, इसको मापा जा सकता है क्योंकि उन्होंने टेस्ट बनाया था इसका। बुद्धि को इन्होंने एकल माना, यूनिटेरी क्षमता है बुद्धि। ठीक है, और ये मानसिक कार्यों में प्रकट होती है, इसकी मात्रा हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो मेंटल एज का कंसेप्ट है, मेंटल एज का जो टर्म है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया। इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाता है क्योंकि इंटेलिजेंट टेस्ट भी इन्होंने ही बनाया, और इन्होंने जो टेस्ट बनाया उसका नाम था बिनेट सैमन स्केल। तो बिनेट सैमन स्केल किसने बनाया? तो फिर ये दोनों ने मिलके बनाया है, अल्फ्रेड बिने ने और थियोडोर साइमन ने। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। चार्ल्स स्पीयरमैन ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इनका जन्म 1904 में हुआ। इन्होंने बायनेट की बात का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, जो इंटेलिजेंस है वो एक फैक्टर नहीं, वो 2 फैक्टर होती है। 2 फैक्टर के नाम उन्होंने बताए, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एक सामान्य बुद्धि होती है और एक एस मीन्स स्पेसिफिक, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। और ये दोनों बुद्धि मिलकर हर कार्य को सफलतापूर्वक बनाती हैं, और अगर कोई काम आप सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो उसके लिए जी और एस फैक्टर दोनों की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। जी फॉर जर्नल, यानी कि सामान्य फैक्टर। सामान्य फैक्टर वो है जो बुद्धि की सामान्य मानसिक क्षमता को दर्शाता है। ये सामान्य बुद्धि हमारे हर प्रकार के मानसिक कार्यों में हमें सफल बनाती है। ये हर व्यक्ति में होती है और ये हमारी सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को हल करने की योग्यता है जो हमारी सामान्य बुद्धि है। ये हमें जल्दी सीखने में मदद करती है, नई परिस्थितियों को समझने में मदद करती है, सभी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने में हमारी हेल्प करती है। इस प्रकार ये जो सामान्य बुद्धि है ये हमारे सभी मानसिक कार्यों में मदद करती है। ठीक है, मान लीजिए रोहन को गणित, विज्ञान और भाषा, चित्रकारी सभी में उसके अच्छे अंक आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जी फैक्टर जो है ना वो मजबूत है उसका, जिसकी वजह से वो हर विषय को अच्छी तरह समझता है, सीखता है और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि एस बुद्धि क्या है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या होता है। इसको हम एस फैक्टर भी कहते हैं। ये बुद्धि का वह हिस्सा है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष विषय या स्थिति के लिए होता है। ये किसी विशिष्ट कार्य को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि विज्ञान समझने में, संगीत समझने में, किसी खेल के कौशल में, भाषा लेखन में, चित्रकला में या फिर मैथ्स में। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक करने में हमारी मदद करती है। तो ये किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की एक विशिष्ट क्षमता है। ठीक है, 2 बच्चे हैं
दोनों में सामान्य बुद्धि है, दोनों की सामान्य बुद्धि अच्छे लेवल की है, लेकिन एक गणित में बहुत अच्छा है और दूसरा जो है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर उनका जो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है इसके पीछे, कि एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है और एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा कर रहा है। क्लियर है? तो इस बुद्धि की विशेषता क्या है कि किसी खास काम के लिए प्रयोग होती है। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, वो एक खास काम तक के लिए होता है। ये छोटे छोटे कौशलों से बनी होती है। ये व्यक्ति को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाती है, लेकिन सभी कार्यों में समान रूप से मदद नहीं करती। किसी विशेष कार्य में ही व्यक्ति को निपुण बनाएगी। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने समझा कि जो जी फैक्टर है वो सामान्य बुद्धि है, सामान्य सभी कामों में प्रयोग होती है, और जो एस फैक्टर वो विशिष्ट बुद्धि है, वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य करने की क्षमता है। अब आ जाते हैं तीसरी थ्योरी पे, जो दी रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग ने। रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग का जन्म 1949 में अमेरिका में हुआ। इन्होंने हमें थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ट्रियार्किक थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो एक कारक या दो कारक नहीं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बुद्धि 3 तरह की होती है। इनका मानना था कि जो बुद्धिमत्ता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही समय पर सही परिस्थिति में प्रभावित ढंग से प्रयोग करने की क्षमता है। ठीक है, अब हम इनकी बुद्धि के टाइप्स को समझते हैं। स्टैनबर्ग का मानना था कि अगर बुद्धि की तीनों क्षमताएं संतुलित हैं तभी हम जीवन में सफल होते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई: प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? जो हम रोज़मर्रा के कामों में यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करती है। जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को हम जिस बुद्धि की मदद से कर पाते हैं वह व्यवहारिक बुद्धि है। मान लीजिए आप एक नए शहर में गए और वहाँ पे आपको रास्ता पता करना है, तो आप लोगों से पूछते हैं, नक्शा देखते हैं, सही रास्ता चुनते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, आपकी व्यवहारिक बुद्धि है। अब सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जब हम नई और अलग सोचने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमें नए विचार, नए तरीके, एक प्रॉब्लम के समाधान खोजने के अनेकों तरीके सुझाती है। वो हमारी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस है। यदि आपको स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना है और आप कुछ नया और अलग तरीका करना चाहते हैं, तो जो पहले आपने कभी नहीं बनाया आप वो करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, तो ये आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस हुआ। थर्ड है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये क्या है? ये चीज़ों को तोड़कर समझने और तर्क से समाधान निकालने की क्षमता है। ये तार्किक सोच, तुलना और विश्लेषण पर आधारित होती है। मान लीजिए आपके पास एक गणित का सवाल है, आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, जानकारी को समझते हैं और सही उत्तर निकालते हैं, तो ये आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। तो इन तीनों बुद्धियों का उपयोग मिलाकर करने से हमारा जीवन बेहतर होता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टैनबर्ग के अनुसार ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देख लेते हैं कि ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। तो 3 प्रकार की थ्योरी है, तीनों प्रकार का इम्प्लीकेशन हम एजुकेशन में करेंगे। फर्स्ट है कि बच्चों को हमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके डेवलप करनी है, उनको कंसेप्ट सिखाने हैं, फैक्ट सिखाने हैं और उनके एकेडमिक जो स्किल्स हैं उनको क्लियर करना है। हमें बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी है, पजल्स, एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं, प्रोजेक्ट देने हैं। बच्चों को हमें एनालाइज करना सिखाना है, कंपैरिजन करना सिखाना है, इवैल्यूएशन करना सिखाना है। हमें उन्हें इंडिपेंडेंट स्टडी करने के लिए इनकरेज करना है। हमें उन्हें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ओरिजिनल थिंकिंग के अवसर देने हैं। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, उनके नए नए आइडियाज़ जनरेट हों। बच्चे एक्टिविटीज़ करें, आर्ट करें, स्टोरी राइटिंग करें, रोल प्ले करें, म्यूज़िक एंड प्रोजेक्ट करें। बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कोई भी असाइनमेंट करने के लिए। उनको उनकी क्रिएटिविटी को हमें अप्रिशिएट करना है, उनके नए आइडियाज़ को टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे की लर्निंग को जो है रियल लाइफ से, रियल सिचुएशन से कनेक्ट करना चाहिए। टीचिंग की जो स्किल है उनको डेली लाइफ से प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना चाहिए। जो हमने डेली लाइफ में सीखा है उनके अनुभव से प्रॉब्लम सॉल्व करना बच्चों को हम सिखाएं। बच्चों के लिए हम ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जैसे कि ट्रिप हो गया, इंटर्नशिप हो गई, फील्ड ट्रिप्स हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दें। बच्चों को इनकरेज करें, उनका गोल सेट करने में, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करें, उनको ये सब स्किल हम उन्हें करना सिखाएं। प्रमोट करें कि उनको हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना है, लर्निंग को कैसे हमें एक्सपीरियंस करके लर्निंग लेना है। ये सब जो क्षमताएं हमें बच्चों के अंदर उत्पन्न करनी है अपने प्रयास से। तो इस तरह से हम थ्योरी का इम्प्लीकेट कर पाएंगे अपने क्लासरूम में, अपने एजुकेशन में। अब नेक्स्ट थ्योरी है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी। जहाँ अल्फ्रेड बिनेट बुद्धि की एक एबिलिटी बता रहे हैं, स्पीयर 2 एबिलिटी बता रहे हैं और स्टैनबर्ग 3 एबिलिटी बता रहे हैं। वहीं थर्स्टन कहते हैं कि बुद्धि जो है वो कोई सामान्य क्षमता नहीं है। हमें वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मानसिक योग्यताओं का समूह है
बुद्धि जो है वो बहुत सारे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का ग्रुप है। किसी व्यक्ति की एक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, दूसरी सामान्य हो सकती है। तो इस बात को उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने दी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी। ये सिद्धांत थर्स्टन ने 1938 में दिया। ठीक है, मान लीजिए क्लास में 3 विद्यार्थी हैं, तो रवि जो है वो गणित में बहुत अच्छा है लेकिन भाषा में कमज़ोर है। सीमा भाषा लेखन में बहुत अच्छी है लेकिन गणित में कम सामान्य है। रोहित चित्र बनाने और नक्शे बनाने में बहुत अच्छा है। तो अगर स्पेयरमैन की बात माने तो एक ही जी फैक्टर सब कुछ तय करेगा, लेकिन थर्स्टन कहते हैं कि तीनों की बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत है, इसलिए किसी एक परीक्षा से पूरी बुद्धि नहीं मापी जा सकती। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन बुद्धि की 7 एबिलिटीज़ होती हैं, जिनको उन्होंने बताया कि एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है। यहाँ बच्चा शब्दों और भाषाओं को समझने की क्षमता रखता है, वो कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। सेकंड, उन्होंने कहा बच्चों के अंदर वर्ड फ्लुएंसी होती है, शब्द प्रवाह होता है, तेजी से सही शब्द सोचने और बोलने की जो क्षमता है वो वर्ड फ्लुएंसी का नाम दिया उन्होंने। थर्ड, उन्होंने कहा कि बच्चों में नंबर एबिलिटी होती है, संख्यात्मक क्षमता होती है, संख्याओं से जुड़े प्रश्न वो जल्दी से हल करने की क्षमता उनके अंदर होती है, वो मानसिक रूप से ही जोड़ घटा कर पाते हैं। फोर्थ है स्पेशियल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक क्षमता, आकार, दिशा और वस्तुओं की स्थिति को समझने की क्षमता उनमें होती है। नक्शा पढ़ना, आकृतियाँ पहचानना, किसी जगह को देख के आइडिया करना कि यहाँ पर ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा कोई प्रोजेक्ट। ठीक है। फिफ्थ है आपका एसोसिएटिव मेमोरी, सहचारी स्मृति, सीखी हुई जानकारी को याद रखना और सही समय पर उसको यूज़ करना। जैसे कि हमने बहुत सारी राजधानी पढ़ी है, सूत्र पढ़े हैं, लेकिन समय आने पर वो हमें याद आने चाहिए। ये होती है हमारी एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, ग्रहण गति, छोटी छोटी समानता और अंतर को जल्दी पहचानने की जो क्षमता होती है वो परसेप्चुअल स्पीड है। जैसे हम बहुत सारे पजल सॉल्व करते हैं कि इसमें अंतर मिलाएं, ये करें, इस तरह की जो हमारी क्षमता है वो परसेप्चुअल स्पीड होती है। ठीक है। सेवंथ है रीजनिंग, तर्क क्षमता, तर्क करके समस्या का समाधान निकालने की जो क्षमता है वो तर्क क्षमता है। पहेली हल करना, सीरीज वगैरह लगाना, ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो उन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी: शाब्दिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्यात्मक क्षमता, स्थानिक क्षमता, सहचारी स्मृति, ग्रहण गति, तर्क क्षमता। अब समझते हैं कि थर्स्टन की थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे करना है। तो हमें बच्चों का बहुआयामी मूल्यांकन करना है, हमें केवल उनका एक पक्ष नहीं देखना है। विविध शिक्षण विधियों को हमें अपनाना है। प्रत्येक छात्र की क्षमता को पहचानना है, सब में अलग अलग तरह की क्षमता हो सकती है। बच्चों को संतुलित पाठ्यक्रम तैयार करें, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले बच्चे हैं सब उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें सम्मान करना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, तो हमें सबको ही सम्मान देना है, सबकी भिन्नताओं का हमें सम्मान करना है, सबको अवसर देना है और सबको हमें मार्गदर्शन देना है। नेक्स्ट है कमजोर क्षमताओं का विकास करें। अगर हमने बच्चों में पहचान लिया है कि इस क्षमता में ये बालक कमजोर है, तो हमें उसकी कमजोर क्षमता का विकास करना है, उसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट है करियर मार्गदर्शन में सहायक। अगर हमें किसी बच्चे की एबिलिटी पता है कि वो किस टाइप की एबिलिटी में ज़्यादा है, कौन सी एबिलिटी उसकी मजबूत है, तो हम उससे बच्चे का करियर गाइडेंस कर सकते हैं। तो बच्चों की मानसिक क्षमताओं को समझकर हम उनमें उचित गाइडेंस उनको दे सकते हैं, उनके भविष्य की योजना बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब कर लेते हैं थर्स्टन को थोड़ा सा रिवाइज। तो ये जो हमारा 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी था वो किसने दिया? एल थर्स्टन। कब दिया? 1938 में। इनका मुख्य विचार क्या था कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई सारी स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं का समूह है। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग स्तर की होती हैं। इन्होंने स्पेयरमैन की जी फैक्टर का विरोध किया। इन्होंने मल्टीफैक्टरियल स्वतंत्र है बुद्धि ये माना। इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई। मापन पर इन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक मानसिक योग्यता को मापने के लिए अलग अलग तरीका होना चाहिए मापने का। इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरी को पहचानने में ये जो बुद्धि की थ्योरी किस प्रकार से उपयोगी है। शैक्षिक निहितार्थ बताया कि बच्चों के लिए हम इस थ्योरी को किस प्रकार यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बुद्धि को विभिन्न मानसिक योग्यताओं में बांटने वाला ये पहला सिद्धांत था। अब बात कर लेते हैं जेपी गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। इसको हम एसओआई थ्योरी भी कहते हैं, बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने 1956 के बाद इसको और ज़्यादा विस्तार दिया था इस मॉडल को। गिलफोर्ड का मानना था कि जो बुद्धि है वो केवल एक क्षमता नहीं है बल्कि कई प्रकार की मानसिक क्षमताओं का संयोजन है, जैसा कि भी थर्स्टन ने माना था। उन्होंने बुद्धि को 3 डायमेंशंस में बांटा, 3 आयामों में बांटा, और इन तीनों को उन्होंने बताया कि इन तीनों में से भी और ज़्यादा अनेक मानसिक योग्यताएं निकलेंगी, यानी कि इन तीनों के भी बहुत सारे उन्होंने पार्ट्स बताए। ठीक है।
मान लीजिए टीचर है क्लास में और बच्चों को कार्य देता है, वो कहता है अपने मन से कुछ भी कर लीजिए। तो कोई बच्चा मैथ का सम सॉल्व करेगा, कोई बच्चा कहानी लिखने बैठ जाएगा, कोई राइटिंग करेगा, कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाने बैठ जाएगा और कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो यहाँ पर जो बच्चे कर रहे हैं वो सब अपनी अलग अलग प्रकार की बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इन्हीं अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में हमें जेपी गिलफोर्ड समझाते हैं और इन्होंने बुद्धि का 3 आयामी 3 डायमेंशनल कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो जो 3 आयाम हैं वो उन्होंने बताया कि बुद्धि में ऑपरेशंस होते हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, बुद्धि में कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है और बुद्धि में प्रोडक्ट होता है, परिणाम होता है। आइए अब समझते हैं कि 3 डायमेंशंस क्या हैं। फर्स्ट है हमारा मानसिक क्रियाएं। ये हमें बताता है कि हम अपने दिमाग से जानकारी के साथ क्या करते हैं। जो हम कोई जानकारी लेते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, इसमें हमारी क्या मानसिक क्रियाएं होती हैं। कॉग्निशन होता है समझना, मेमोरी याद करना, डाइवर्जेंट प्रोडक्ट अनेक उत्तर देना, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट एक समय पर एक ही उत्तर देना और इवैल्यूएशन यानी निर्णय लेना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई कहानी पढ़कर समझता है कि उसमें क्या संदेश है, कोई कविता या पहाड़े को याद करके सुनाता है, कोई ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं इसमें नए नए उत्तर देगा, तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट हो गया कि एक सटीक उत्तर उसका बनेगा 15 + 27 कितना है, बच्चे ने बताया। इवैल्यूएशन है 2 कहानी को पढ़कर निर्णय करना कि कौन सी अच्छी थी कौन सी कम अच्छी थी। इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हम अपने दिमाग से जानकारी के साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑपरेशंस है। यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशंस है, समझ गए आप। नेक्स्ट है हमारा दिमाग किस प्रकार की जानकारी पर काम करता है, इसको बोलते हैं कंटेंट, विषय वस्तु। जैसे कि फिग्योरल है चित्रात्मक, नक्शा देखकर दिशा पहचानना, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, गणित के चिन्हों को देखकर हम अंकों को समझते हैं, हमें अंकों के साथ क्या करना है हम वो करते हैं, प्लस माइनस। नेक्स्ट है सिमेटिक, शाब्दिक अर्थात्मक, शब्दों वाक्यों और उनके अर्थ को समझना, जैसे ईमानदारी का अर्थ क्या होता है, मेहनत का अर्थ क्या होता है, इस तरह से। फोर्थ है बिहेवियरल, व्यवहारात्मक, लोगों के व्यवहार, चेहरे के भाव, उनकी क्रियाओं से समझना। तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं ना वो किस प्रकार की जानकारी पर काम कर रहा है हमारा दिमाग, ये वाली बात यहाँ पर है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटेंट। और तीसरा डायमेंशन उन्होंने दिया प्रोडक्ट, परिणाम क्या निकला, जानकारी पर काम करने के बाद हमारे दिमाग से क्या परिणाम निकलता है। जैसे कि हमने यूनिट्स पढ़ा, किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के हमने पढ़ लिया, अब पूछा जाए बताओ 5 फलों के नाम बताओ तो हम बता देंगे। क्लासेस हमने वर्गीकरण करते हैं कि इसमें से मीठे फल निकाल दो, खट्टे फल निकाल दो, या बड़े बीज वाले फल निकाल दो, छोटे बीज वाले फल निकाल दो, इस तरह से हम कर पाएंगे। रिलेशन हम बना पाते हैं, कारण और परिणाम समझ पाते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत क्या है, कारण है, और सफलता क्या है, परिणाम है। तो हम इनका रिलेशन बना पाते हैं आपस में। सिस्टम्स, प्रणालियाँ को समझते हैं कि सौरमंडल की पूरी व्यवस्था किस तरह से काम करती है। इम्प्लीकेशन करते हैं, किसी घटना को दूरगामी परिणामों का अनुमान लगा लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बाद में इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा, अगर आज हम बहुत ज़्यादा नेचर को नष्ट करेंगे तो भविष्य में उसका क्या परिणाम निकलेगा। इस तरह की चीज़ें हम अपने दिमाग से कर पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन कर पाते हैं कि अगर पानी को बर्फ़ या भाप में बदलने की प्रक्रिया को समझते हैं तो ये प्रोडक्ट है। कि जब हम किसी चीज़ का परिणाम समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि जानकारी किस प्रकार काम कर रही है तो कंटेंट है। और जब हम जानकारी के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं, याद करके समझ रहे हैं, बहुत सारे वेज में समझ रहे हैं, एक तरीके से समझ रहे हैं, वो हमारा है मेंटल ऑपरेशंस। तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 ऑपरेशंस हैं, 4 कंटेंट है और 6 प्रोडक्ट हैं। जो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऑपरेशन इंटू 4 कंटेंट इंटू 6 प्रोडक्ट, तो हमारी 120 टाइप्स ऑफ एबिलिटी बन जाएंगी इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड ने स्टार्टिंग में 120 मानसिक योग्यताएं बताई, बाद में इन्होंने 150 मानसिक योग्यताएं कर दी थी। तो ऐसे ही मॉडल का जो मूल विचार है वो ये है कि ऑपरेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे कंटेंट से, कंटेंट को करेंगे प्रोडक्ट से, और जो इक्वल होकर आएगा वो आएगा हमारा मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ की विशेषताएं क्या है कि जो इन्होंने बताया, बुद्धि बहुआयामी है, बहुत सारे डायमेंशन उसके हैं, मानसिक योग्यताओं का संयोजन है कई प्रकार से, और ये मॉडल जो है लचीला है क्योंकि बाद में इसे चेंजेस भी किए। शिक्षा में रचनात्मकता और विविध सोच को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं रचनात्मकता के बारे में, इनका क्या मानना था जेपी गिलफोर्ड का। जेपी गिलफोर्ड का मानना था कि रचनात्मकता को विस्तार भी किया जा सकता है, इसको विकास भी किया जा सकता है और इसको मापा भी जा सकता है। उन्होंने क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। फ्लुएंसी किसी प्रश्न के जो उत्तर हैं वो कई प्रकार से और तेज़ी से दिए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही समस्या के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। ओरिजिनलिटी में है कि अलग अनोखे उत्तर और सामान्य उत्तर भी हो सकते हैं। एलोब्रेशन में है कि किसी विचार को विस्तार से समझाना, विकसित करना, यानी कि किसी विचार को आप विस्तार से समझा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं।
व्यवस्थित कर सकते हैं। ये चारों तत्व मिलकर ही किसी व्यक्ति की रचनात्मकता को प्रस्तुत करते हैं। मनोविज्ञान में सबसे पहले 2 टर्म्स का प्रयोग डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग जेपी गिलफोर्ड ने ही किया। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जब हम एक ही प्रश्न के कई सारे और अलग अलग उत्तर खोजते हैं, इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होना अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। इससे व्यक्ति कल्पनाशील होता है, उसके नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, वो अनेक संभावित उत्तर खोज सकता है, उससे क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती है और उसकी खुले प्रश्नों में इसकी उपयोगिता बढ़ती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी बच्चे को पूछे कि ईंटों का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वो उसके बहुत सारे आंसर दे देगा। तो ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन रहा। वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जब किसी एक प्रश्न का एक ही सटीक उत्तर होता है, इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 + 12 कितने हैं, तो उसका एक ही आंसर है कि 24 इसका उत्तर है। इसमें यहाँ पर कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ नहीं होगा। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती है, एक सही उत्तर चुनकर लाती है, समस्या का एक ही समाधान इसमें होता है और हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने में करते हैं। ठीक है, अब टाइम है जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करने का। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। इनकी थ्योरी का नाम है एसओआई, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इन्होंने ये 1956 में इसको प्रकाशित किया। बाद में इसके मॉडल को थोड़ा सा बढ़ाया और जो इसके डायमेंशंस थे उनको भी बढ़ाया था। इनका मुख्य विचार है कि बुद्धि जो है बहुआयामी है, एक नहीं, वो अनेक क्षमताओं का समूह है। गिलफोर्ड ने 3D यानी कि 3 आयामी संरचना के रूप को समझाया है। इन्होंने 3 आयाम बताए हैं, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। 5 ऑपरेशंस हैं, 4 कंटेंट हैं, 6 प्रोडक्ट है। इनको मिलाकर किसी की इंसान के अंदर 120 मानसिक योग्यताएं होती हैं। बाद में इन्होंने इसको 150 कर दिया था। इन्होंने विशेष बल दिया डाइवर्जेंट थिंकिंग पर, क्योंकि एक रचनात्मक सोच है, रचनात्मकता पर भी इन्होंने बहुत बल दिया। और जो इनका मूल्यांकन दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि बुद्धि को अलग अलग क्षमताओं के संयोजन से मापा जाना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष गुण के आधार पर हम किसी को इंटेलिजेंट बता दें। अब चर्चा कर लेते हैं रेमंड कैटल की। रेमंड कैटल एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मनोमति यानी कि साइकोमेट्रिक के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1905 में अमेरिका में हुआ और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द मेजरमेंट ऑफ एडल्ट इंटेलिजेंस। रेमंड कैटल ने बुद्धि को मापने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया और बुद्धि की संरचना को बेहतर तरीके से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कार्य आज भी मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आधारशिला का कार्य कर रहा है। इन्होंने हमें जो थ्योरी दी उसका नाम है द्रव बुद्धि और स्फटिक बुद्धि, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटल, जो द्रव बुद्धि है वो नई परिस्थितियों में तार्किक सोच, समस्या समाधान और विश्लेषण करने की क्षमता है। वहीं जो इनकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, स्फटिकीकृत बुद्धि, वो अनुभव, शिक्षा और अभ्यास से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। यानी कि द्रव बुद्धि क्या है? आपको कोई सिचुएशन मिली, आपके पास, आपको वहाँ पे वो ज्ञान अप्लाई करना है जो आपने पहले कभी सीखा ही नहीं है। तो वहाँ पे आप अपना तर्क लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार नई परिस्थितियों में बिना पहले से सीखे ज्ञान का सोचने, तर्क करने और समस्या का हल करने की जो क्षमता है वो आपकी द्रव बुद्धि है। ये जन्मजात होती है। नई समस्याओं का समाधान इसमें हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि छात्र पहली बार किसी नई प्रकार की पहेली को देखता है और उसे हल कर लेता है तो वो उसका फ्लूइड इंटेलिजेंस हुआ। एक टीचर कुछ पैटर्न बनाकर बच्चों को देता है और बच्चे उसको खुद सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ने पैटर्न को देखा, पहचाना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ बच्चों के फ्लूइड इंटेलिजेंस है। वहीं जो आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो होता है किसी अनुभव पर आधारित। जो ज्ञान आपने पहले से ले रखा है, अनुभव, शिक्षा और अभ्यास से जो प्राप्त ज्ञान या कोई कौशल आप ले रखे हो, उसको जो आप उपयोग करते हो, उसकी उपयोग करने की क्षमता को हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सीखने से विकसित होती है। इसमें वोकैबुलरी होती है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, भाषा का ज्ञान, सूत्र नियम याद करने होते हैं और ये अनुभव आधारित होती है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो छात्र तभी उत्तर दे पाएगा जब उसने उस चीज़ को याद कर रखा है, पढ़ा हुआ है, उसको अभ्यास है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी वहाँ पर अपनी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन। आप छात्र को केवल रटने पे बल मत दो, उसको सोचने के अवसर दो ताकि उसकी सोचने की आदत विकसित हो। पहेली, केस स्टडी और नई प्रॉब्लम्स देकर बच्चों की फ्लूइड इंटेलिजेंस को विकास करें। नई परिस्थितियों में बच्चा सोचता है, समाधान खोजने की क्षमता उससे बढ़ती है। नियमित अध्ययन बच्चों को करने दें। पुनरावृत्ति और अभ्यास से बच्चों की क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ती है। बच्चों के ज्ञान, तथ्य और कौशल मजबूत होते हैं।
दोनों प्रकार की बुद्धि का संतुलन होना भी आवश्यक है। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज दोनों संतुलित होंगे तभी बच्चे की समग्र बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं फैक्ट रिवाइज जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इस थ्योरी के प्रवर्तक हैं रेमंड कैटल। 1963 में उन्होंने इसको प्रस्तावित किया। थ्योरी का नाम है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताया कि फ्लूइड बुद्धि होती है और क्रिस्टलाइज बुद्धि होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस है कि नई समस्या आपने हल कर ली अपने तर्क का प्रयोग करके, पैटर्न को पहचान के। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है कि आपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। उम्र के साथ इसका प्रभाव होता है। फ्लूइड जो है वो उम्र के साथ घट सकती है, लेकिन जो क्रिस्टलाइज बुद्धि है जो आपने अनुभव से सीखी है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। शिक्षा में इसका यूज़ है कि हमें दोनों प्रकार की बुद्धि का संतुलन बच्चों में बनाना जरूरी है। तो इसी के साथ रेमंड कैटल की थ्योरी यहाँ समाप्त होती है और अब शुरू करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इमेज में आप देख रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर को। इनका जन्म 1943 में अमेरिका में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, मीन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि मानव में कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। मुख्यतः इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई और जो इनका मुख्य विचार था वो ये है कि हर व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती है। केवल भाषा और गणित को ही हम बुद्धि का मापक नहीं मान सकते कि जिसका मैथ अच्छा है वही गणित में वही बुद्धिमान है, या जो बहुत अच्छा वक्ता है वही बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की बुद्धियों का मिश्रण अलग अलग होता है, कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। शिक्षा का उद्देश्य है हर बच्चे की विभिन्न बुद्धियों को पहचानना और उसकी बुद्धियों को विकसित करना। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अपनी मजबूत बुद्धि के माध्यम से अन्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इन्होंने 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि बताई। तो यहाँ पर पहले हम 2 बुद्धियों को समझते हैं। भाषिक शाब्दिक इंटेलिजेंस यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस शब्दों के सही प्रयोग, पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता से संबंधित है। कोई बच्चा कहानियाँ पढ़कर जल्दी समझ लेता है और दूसरों को अच्छी तरह सुना भी देता है। किसी को कविता लिखना, डायरी लिखना, लेख लिखना बहुत आसान लगता है। कोई बहुत अच्छा भाषण दे पाता है, वाद विवाद अच्छा करता है, नाटक के डायलॉग्स बहुत अच्छे बोलता है। तो इन प्रकार के बच्चों में भाषिक शाब्दिक इंटेलिजेंस मजबूत होता है। सेकंड है तार्किक गणितीय इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस तार्किक सोच, गणना, समस्या समाधान और पैटर्न पहचानने से संबंधित क्षमताएं यहाँ पर होती हैं। इनमें कोई बच्चा गणित में कठिन सवालों को जल्दी से हल कर लेता है औरों की तुलना में। किसी को तर्क वितर्क, पहेलियाँ या चेस जैसे खेल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कोई विद्यार्थी डाटा, ग्राफ, चार्ट को समझकर निष्कर्ष निकालने में बहुत अच्छा होता है। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। इसमें जो बच्चा है ना वो तार्किक रूप से बहुत अच्छा सोच पाता है। इस इंटेलिजेंस वाले बच्चे ज़्यादातर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, अकाउंटेंट और विश्लेषक और शोधकर्ता जैसे कार्य करते हैं। उन्हें इस तरह के कार्य करने पसंद आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को समझने और उनके साथ मिलकर अच्छे संबंध बनाने की क्षमता इन लोगों में होती है। ये दूसरों की भावनाओं को, विचारों को, इरादों को समझते हैं, साफ और अच्छा संवाद करते हैं, टीम में काम करना इन्हें पसंद होता है और ये दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं, कॉपरेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये वाले गुण होते हैं वो क्या बनेंगे, अच्छा लीडर बन सकते हैं, दोस्तों की हेल्प करते हैं, ग्रुप में काम करना उन्हें पसंद होता है। तो इस तरह का व्यवसाय चुनते हैं जहाँ पर वो अपनी इस प्रकार की योग्यताओं को प्रयोग कर सकें। फोर्थ है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। खुद को समझने और अपने जीवन को सही तरीके से संभालने की क्षमता इन लोगों के पास होती है। ये खुद की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, अपनी ताकत कमजोरियों को पहचानते हैं, अपना लक्ष्य और अपनी योजना बहुत अच्छी बनाते हैं। ये लोग खुद को अनुशासित कर पाते हैं। ये मेनली खुद को जान पाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें व्यवहार किस तरह से करना है, उन्हें किस तरह पर कहाँ क्या निर्णय करना है। तो ये खुद में सुधार करते हैं। इस तरह के लोग ज़्यादातर बनते हैं प्रवचनकर्ता या फिर बहुत अच्छे लेखक। ठीक है, तो इस तरह के लोग इस प्रकार का कार्य करना पसंद करते हैं। खुद को पहचानते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्म शांति होती है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों बुद्धियाँ जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। और दूसरी है जो हमें खुद को समझने में हेल्प करती है, और जो इंटरपर्सनल है वो हमें दूसरों को समझने में हेल्प करती है। तो ये यहाँ पर 4 इंटेलिजेंस हमने कवर किए। बातें हैं फिफ्थ इंटेलिजेंस पर, जो कि है बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक कौशलात्मक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस शरीर के उपयोग, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय और वस्तु की कुशलता से संभालने की क्षमता से संबंधित होती है। कोई बच्चा खेलकूद बहुत अच्छा करता है, कोई बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, योगा, जिम्नास्टिक बहुत अच्छा कर लेता है। कुछ छात्र है कि हाथों से इतनी अच्छी चीज़ बना लेंगे, मॉडल तैयार कर देंगे, मशीनों को ठीक करना बहुत अच्छा उन लोगों को आता है। तो यहाँ पर वो अपनी जो सूक्ष्म हमारे मोशंस होते हैं इनको यूज़ कर रहे हैं, है ना, मोटर स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी क्या विशेषताएं हैं, शारीरिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हाथों का कुशल उपयोग इन्हें करना आता है,
कोई ज्वेलरी मेकर है, ज्वेलरी बनाता है, तो वहाँ पे सोचो आप कितना सूक्ष्म लेवल का काम वो कर रहा है अपने हाथों से, कितनी बारीकियों का काम कर रहा है। तो ये लोग बर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस वाले, इनका ये वाला पक्ष मजबूत होता है इंटेलिजेंस का। ये नई चीज़ें करके सीखना पसंद करते हैं और खेल कूद, नृत्य, अभिनय आदि में इनकी बहुत रुचि होती है। तो ये इंटेलिजेंस करके सीखने, शारीरिक अभिव्यक्ति, समन्वय और कौशलपूर्ण कार्यों में हमारी मदद करती है। 6th है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन लोगों में सुर, ताल को समझने की बहुत अच्छी समझ होती है। ये एक-एक बीट को पकड़ पाते हैं। सुर का आरोह, अवरोह सब इनको समझ में आता है। जो हम लोगों को नहीं समझ में आता सुर का ज्ञान, वो इन लोगों को होता है जिनके पास होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नैसर्गिक पर्यावरणीय इंटेलिजेंस, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस प्रकृति, जीव जंतुओं, पौधों और पर्यावरण को समझने, उनके साथ जुड़ने की क्षमता से संबंधित होती है। ये लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जानवरों को, प्राकृतिक घटनाओं को पहचानना, उनको वर्गीकृत करना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनका इंटरेस्ट एरिया होता है। पर्यावरण संरक्षण की भावना इनके अंदर होती है और प्राकृतिक चीज़ों की देखभाल में ये लोग बहुत रुचि रखते हैं। कोई बच्चा अलग अलग पौधों को पहचानता है, उसकी देखभाल करता है, उसके बारे में जानना चाहता है। कोई बच्चा जानवरों से बहुत प्यार करता है, उसकी आदतों को समझता है, उसकी देखभाल करता है। कोई बच्चा ये प्रकृति की पहाड़, नदियों, मौसम आदि के बारे में बहुत कुछ रुचि रखता है। तो ये बच्चे जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ये सभी नैसर्गिक पर्यावरणीय इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं। लास्ट है हमारा स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस। चित्र, नक्शे बनाने वाले बच्चे, आकृतियों और स्थान को समझने की जो योग्यता जिन बच्चों में होती है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम दृश्य बुद्धि भी कहते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा चित्र बनाता है, नक्शा बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, मॉडल तैयार करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जगह को देख के आइडिया कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बन पाएगी, ये प्रोजेक्ट हो पाएगा या नहीं। तो इन लोगों के अंदर होती है स्पेशल बुद्धि। अब जो हमने हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा, ऐसी कुछ विशेषता हैं। इनका मानना है कि जो बुद्धि है केवल एक नहीं, अनेक प्रकार की होती हैं और हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है। केवल आईक्यू को देखकर ही हम बुद्धि का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। शिक्षा को विविध गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि केवल कोई बच्चा अगर अच्छे अंक लेकर आ रहा है तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस के कई सारे स्तर हैं, कई सारे टाइप्स हैं। कोई बहुत अच्छी कलाकारी कर सकता है, कोई बहुत अच्छे पोस्टर बनाता है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, कोई बहुत अच्छे सुर ज्ञान की नॉलेज रखता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। वह सब इंटेलिजेंस हैं। वैसे उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन सब के अंदर बुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी भी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको जो मैंने समझाया सारी इंटेलिजेंस क्लियर हुई होंगी। थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, लेकिन ये चैप्टर है ही बड़ा और एग्ज़ाम में किसी ना किसी थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।